बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम हमारा जो 12th क्लास का न्यू मैथमेटिक्स का कोर्स है, इसका चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब इस चैप्टर के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से छोटी छोटी ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस तरह आपने इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती हैं, इसको समझने से पहले हम जो हमारा छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको रिवाइज करते हैं। हम बात करते हैं अक्सर एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन कि अगर हमारे पास लिखा हो 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये जो होती है ना, ये होती है अलजेब्रिक टर्म्स। अगर कहता है अलजेब्रिक टर्म्स को इस तरह सम करके या सब्ट्रैक्ट करके लिखा हो तो वो हमारे पास क्या होता है, एक्सप्रेशन। और फिर हम बात करते हैं इक्वेशन की। ये बेसिक चीजें हैं, वैसे आपको रिवाइज करवा रहा हूं। तो अगर कहता है कि 2x² प्लस 3x प्लस 4 किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन यूज हो जाए तो वो क्या बन जाती है, इक्वेशन। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसा कि इसका नाम ही क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, एक आ जाए या एक से ज्यादा आ जाए, उसको बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है साइन स्क्वायर x प्लस 4x इक्वल टू 0 या 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इस तरह आ सकता है कॉस स्क्वायर x प्लस साइन x इक्वल टू 9। तो ये क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन है, कौन सी, ट्रिग्नोमेट्रिक। एक भी आ सकती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक से ज्यादा भी आ सकता है। तो ऐसी इक्वेशंस जिसके अंदर अगर सिंगल एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, साइन कॉस टेन सीकन कोसीकन वगैरह में से, तो वो हमारे पास बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब स्टूडेंट, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहां पे हम बात करते हैं रेफरेंस एंगल की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, रेफरेंस एंगल की। तो हम देखेंगे कि हमारे पास रेफरेंस एंगल क्या होता है। हम लिखते हैं जी रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल मैं ये आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि लेट्स से मैं कहता हूं कि मेरे पास आ जाता है साइन x इक्वल है 1/2। अब आपने क्या करना है कि यहां से रेफरेंस एंगल निकालने के दो तरीके हैं। एक तो यह है कि अगर आपको टेबल आता है तो टेबल से आप पता कर सकते हैं कि जो 1/2 वैल्यू है वो साइन किस एंगल पे देता है। तो वो साइन देता है 60 डिग्री पे, सॉरी 30 डिग्री पे। ठीक है, कि जो साइन है वो 30 डिग्री पे क्या वैल्यू देता है, 1/2। तो इसका मतलब है कि यहां से हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो रेफरेंस एंगल है वो बेसिकली क्या आ गया, थीटा इक्वल टू π/3। ओके, तो ये जो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन होगी वहां से जो हम ये थीटा की वैल्यू निकाला करेंगे वो हमारे पास क्या हुआ करेगा, रेफरेंस एंगल हुआ करेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे कि रेफरेंस एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव, कि आपके पास जो रेफरेंस एंगल है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और अगर हम एक और कॉन्सेप्ट से देखें कि रेफरेंस एंगल क्या होता है, तो इस तरह आप कोऑर्डिनेट बना लें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो लेट्स से मेरे पास कोई रे आ रही है, तो ये जो एंगल मेरे पास बन रहा है ये फॉर एग्जांपल थीटा है, यानी 30 डिग्री है। तो कहता है कि रेफरेंस एंगल बेसिकली वो एंगल होता है कि जो आपके पास एक्स एक्सिस और जो आपका टर्मिनेटिंग आपका रे आ रहा है इनके दरमियान बने, उसको बोलते हैं रेफरेंस एंगल। ये आपने जब एंगल की डेफिनेशन पढ़ी तो आपने कहा कि दो नॉन कोलिनियर लाइंस
जब एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होती हैं तो उनके दरमियान ये जो मेजरमेंट होती है ये हमारे पास क्या होती है, एंगल होता है। तो इसका मतलब है कि ये इनिशियल रे हम बोलते थे और इसको बोलते थे टर्मिनेटिंग या टर्मिनल रे। तो कहते हैं बेसिकली रेफरेंस एंगल हमारा वो होता है कि जो हमारा एक्स एक्सेस और टर्मिनेटिंग रे के दरमियान बनता है, उसको बोलते हैं हम रेफरेंस एंगल। ओके, और रेफरेंस एंगल अगर जब हम सॉल्यूशंस में, आप शॉर्टली सिंपली इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि जब हमारे पास इस तरह कोई इक्वेशन आएगी तो वहां से हमारा जो एंगल थीटा निकला करेगा वो हमारे पास होगा रेफरेंस एंगल। और रेफरेंस एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव, कि रेफरेंस एंगल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके बाद स्टूडेंट सॉल्यूशन की अगर हम बात करें कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन बेसिकली होता है कि जैसे हम यहां से वैल्यू निकालेंगे x की, तो वो तमाम अननोन वैल्यूज जो हम निकालते हैं उनको अगर हम अपनी इक्वेशन में पुट करें तो जिस वैल्यू पे वो सेटिस्फाई हो जाए, वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, उसका सॉल्यूशन है। कि लेट्स से हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसके कोई आंसर आ जाते हैं। लेट्स से मैं कह देता हूं एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, वैसे ही मैंने सपोज किए हैं, हो सकता है 2 3 ना हो, वैसे खुद से सपोज किए हैं कि इसके ये आंसर आ गए। तो अब कहता है जब मैं इस आंसर को इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो अगर ये सेटिस्फाई कर जाएगा तो मैं कहूंगा कि ये 2 इसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो सेम यही बात यहां पे होगी कि हमारे पास जो अननोन वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे, तो जो वैल्यू अपनी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो उसका सॉल्यूशन कहलाएगी। और अगर आपका जो सॉल्यूशन होता है, आपका सॉल्यूशन अगर 0 से 2 पाई इस इंटरवल के दरमियान लाई कर जाए तो हम बोलते हैं कि वो क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। वो क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये कुछ बेसिक बातें, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, इनको जरा ध्यान से समझना है। उसके बाद हमने पढ़ा, जब हम छोटी क्लासेस में थे तो हमने एक चीज हमेशा पढ़ी, वो ये थी कि अगर किसी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 है तो उसके आंसर भी कितने आते थे, 2 आते थे। अगर डिग्री 3 है तो आंसर कितने आते थे, 3 आते थे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की जब हम बात करें तो यहां पावर जो मर्जी आ जाए, इसके सॉल्यूशंस हमेशा जो हैं वो इनफाइनाइट आते हैं, ठीक है। कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है एमसीक्यूज के लिए, कि जो हमारे पास एक तो ये पॉइंट बन सकता है एमसीक्यूज कि रेफरेंस एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, ये आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है। दूसरी बात कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हमेशा इनफाइनाइट ही होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर रेफरेंस एंगल को हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, उसके बाद क्वाड्रेंट हम जो यूज किया करेंगे, आपने पढ़ा होगा कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो हम वैल्यू निकालेंगे रेफरेंस एंगल में हमेशा 0 ऐड करते हैं, ठीक है। दूसरे क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो उसमें जब हम वैल्यूज निकालेंगे तो रेफरेंस एंगल को हमेशा पाई में से माइनस करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हम पाई में रेफरेंस एंगल को ऐड करते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें 2 पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वो आपने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव। यहां थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ में cos और सेकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ही हमारे पास नेगेटिव होते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कुछ बेसिक बातें थी जो कि हम अपनी एक्सरसाइज में यूज करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इंशाल्लाह आपको जो है वो साथ साथ जो भी इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल टर्म आएगी उसको हम साथ साथ ही कर लेंगे। ओके, चलिए स्टूडेंट
अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले एक छोटा सा पॉइंट कि हमने जब भी जनरल सॉल्यूशन लिखना करना है, ठीक है, कि जब भी हमने जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो हमारे पास जो साइन, कॉस, उसके बाद कोसेकेंट और सीकेंट, जब भी इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो उसमें आपने ऐड करना है 2n पाई, क्योंकि इन चारों का पीरियड क्या होता है 2 पाई, और n एज अ जनरल वैल्यू हम यूज करेंगे बिकॉज यहां पे जो n है वो हमारा बिलोंग करता है इंटीजर्स को, मतलब इंटीजर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। ओके, और जब हम tan का और cot का जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो वहां पे हम ऐड करेंगे n पाई, ठीक है। वैसे उसका पीरियड क्या होता है पाई, तो जनरल जब करेंगे तो साथ n पाई और इनके लिए 2n पाई। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1, साइन x इक्वल है 1/√2। तो यहां से स्टूडेंट आपने निकालना है रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल एक तो ये है कि आपको डायरेक्टली पता चल जाए कि जो साइन है वो 1/√2 वैल्यू किस एंगल पे देता है। तो आपको पता है कि साइन 45 एंगल पे देता है, यानी π/4 पे। तो आप लिख सकते हैं कि आपका जो रेफरेंस एंगल है, रेफरेंस एंगल थीटा, वो क्या आ गया π/4। ओके, अगर ऐसे समझ ना आए डायरेक्टली तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन इधर रहने दो, सॉरी एक्स इधर रहने दो, इसको ऐसे कर लो साइन इनवर्स 1/√2। तो कैलकुलेटर पे करो शिफ्ट साइन और 1/√2, तो वो आपको आपका एंगल दे देगा। यहां से एक स्टेप आप ये करके भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आपको अगर पता है, टेबल याद है, तो आपको पता होगा कि जो साइन है 1/√2 π/4 पे देता है। तो यहां से आपका रेफरेंस एंगल क्या आ गया π/4। सेकंड बात, अब आपका जो साइन है ये यहां पे क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, तो आप लिखोगे कि साइन, सिंस साइन एक्स इज पॉजिटिव सो थीटा लाई इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। आपको पता है कि जो आपके पास साइन है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो अब हम जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे, इधर हम सेकंड की बात करेंगे, तो हमने पढ़ा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम हमेशा लिखते हैं 0 प्लस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल के अंदर 0 ऐड करते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो वहां हम पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करते हैं। ओके, तो अब हमारे पास आ गया जी 0 प्लस थीटा की वैल्यू क्या है π/4, तो यहां से आंसर आ गया π/4, एक्स का एक आंसर आ गया। दूसरी तरफ x आ गया जी पाई माइनस थीटा की जगह π/4, यहां पे 4 एलसीएम आ गया, तो आ गया 4 पाई माइनस पाई, यहां से आ गया 3 π/4 x की वैल्यू। ये आपने फाइंड कर लिए दो सॉल्यूशन। ये हमने क्या किया, मैं रिपीट कर रहा हूं, चूंकि साइन पॉजिटिव था, तो साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट में कंडीशन ये होती है कि 0 में रेफरेंस एंगल ऐड करते हैं, सेकंड में ये होती है कि पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करते हैं। अब हम इसका लिखते हैं जी जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन इस तरह भी आप कह सकते हैं। वो आपके पास क्या आएगा π/4 प्लस साइन में मैंने आपको क्या कहा था, क्या ऐड करना है 2n पाई, तो ये आ जाएगा 2n पाई ब्रैकेट क्लोज यूनियन, जितने आंसर आए उनमें आपने ऐड करना होता है। दूसरा आंसर 3 π/4, तो आ गया 3 π/4 प्लस 2n पाई, और साथ आप लिख सकते हैं कि आपके पास बेसिकली जो n है वो बिलोंग कर रहा है z को। तो ये स्टूडेंट आपने जो है वो सॉल्यूशन फाइंड कर लिया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास आ गया 2 cos x इक्वल टू -1, तो यहां इसको सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा जी cos x इक्वल है -1/2। अब हमने फाइंड करना है रेफरेंस एंगल, तो हम लिखेंगे रेफरेंस एंगल थीटा। अब हमें पता है कि जो cos है वो 1/2, अपने साइन को नहीं देखना, रेफरेंस एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव,
तो जो कॉस है ये 1/2 किस एंगल पे देता है? 60 पे। तो 60 को आप क्या लिखते हैं? π/3। तो इसका मतलब है कि आपके पास रेफरेंस एंगल क्या आ गया? π/3। तो फिर आप लिखोगे सिंस cos x is negative so theta lie in second and थर्ड क्वाड्रेंट। क्योंकि जो cos है ये सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है, क्योंकि यहां पे साइन नेगेटिव का आ गया था साथ। तो आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे और साथ थर्ड की। तो सेकंड की बात करें तो वहां हमने कहा कि हम पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करते हैं। थर्ड की बात करें तो वहां हमने पढ़ा कि पाई में रेफरेंस एंगल को ऐड करते हैं। तो करें जी, आपके पास आ गया x इक्वल है π-π/3। तो यहां से आप एलसीएम लें तो आ जाएगा 3π-π/3। तो ये आ जाएगा जी 2π/3। एक x का आंसर ये आ गया। सेकंड हमारे पास आ गया x इक्वल टू पाई प्लस π/3। ओके, इनका आपने एलसीएम लिया 3 तो आ गया 3π प्लस पाई, तो ये आ गया 4π/3। ये x की आ गई जी दूसरी वैल्यू। अब हमने लिखना है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कैसे लिखना है। आपने एक वैल्यू क्या है? 2π/3। तो आ जाएगा जी 2π/3 प्लस 2nπ यूनियन 4π/3 प्लस 2nπ और n बिलोंग करता है z को। ओके, हमारे पास ये जो हमने साइड पे देखो मैंने लिखा हुआ है कि साइन कॉस सीकेंड को सीकेंड में 2nπ और tan कॉट में nπ ऐड करते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट स्टूडेंट आ गया क्वेश्चन नंबर 3। 3 tan स्क्वायर x इक्वल है 1 के। तो यहां से आपके पास आ जाएगा जी tan स्क्वायर x इक्वल है 1/3। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा tan x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है। यहां से हमने निकालना है रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल थीटा। अब हमें देखना है कि जो tan है वो 1/√3 किस एंगल पे देता है। तो अगर आपको टेबल याद हो तो ये जो tan है ये देता है 30 डिग्री पे। ठीक है, tan कहां पे देता है? 30 डिग्री पे। समझ ना आए तो आपको पता है कि जो tan 30 होता है बेसिकली क्या होता है? sin 30 ओवर cos 30। तो sin 30 क्या होता है? 1/2। cos 30 क्या होता है? स्क्वायर रूट 3/2। ये और ये कैंसिल तो आ गया 1/√3। तो ये देखें आपके पास tan 30 जो होता है यही 1/√3 होता है। तो इसका मतलब है कि यहां से आपके पास एंगल की वैल्यू आ गई π/6। 30 डिग्री को लिखते हैं π/6। अब स्टूडेंट यहां पे हमारे पास देखो tan की वैल्यू पॉजिटिव भी आ गई, tan की वैल्यू नेगेटिव भी आ गई। तो पहले हम पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिस्कस करेंगे फिर नेगेटिव के लिए। तो आप लिखें कि व्हेन tan x is positive so theta lie in first and third quadrant। कि जब आपके पास tan क्या था? पॉजिटिव आए तो ये फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट में बात करेंगे और साथ हम थर्ड में करेंगे। ओके हो गया। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, बेशक आप यहां पे साथ वैल्यू लिख लो कि 1/√3 पॉजिटिव वैल्यू। तो फर्स्ट में आपने पढ़ा कि x क्या होता है? 0 प्लस रेफरेंस एंगल। तो 0 में रेफरेंस एंगल ऐड करेंगे तो यहां से π/6 ही आएगा x का आंसर। थर्ड की बात करें तो यहां हमने पढ़ा होता है पाई प्लस थीटा। तो ये आ गया पाई, रेफरेंस एंगल क्या है? π/6। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा जी 7π/6। आप इसके एलसीएम लेंगे 6 तो 6 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 6π और 1π 7π/6।
ये हमारे पास एक दूसरी वैल्यू आ गई। ओके हो गया, ये हमने कर लिया जब हमारा tan क्या था, पॉजिटिव। अब हम लिखते हैं व्हेन tan x इक्वल है -1/√3 इज नेगेटिव, कि जब tan क्या है, नेगेटिव है, सो थीटा लाई इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे। अब पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड में था, वैल्यूज निकाल ली। अब नेगेटिव के लिए हम सेकंड और फोर्थ की बात करेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट कहता है पाई माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6, क्योंकि थीटा की वैल्यू पाई बाई 6 है। तो यहां से एलसीएम 6 आ गया, तो 6 पाई माइनस पाई, तो ये आ जाएगा जी 5 पाई ओवर 6। एक एक्स की वैल्यू ये आ गई। यहां पे देखें जी, यहां पे हमारे पास आ जाएगा x इक्वल है, फोर्थ में होता है 2 पाई माइनस थीटा, तो ये आ गया 2 पाई पाई बाई 6, तो यहां से 6 आ जाएगा 12 पाई माइनस पाई, तो ये आ जाएगा जी 11 पाई ओवर 6। यहां से x का आंसर आ गया ये। तो हम इसका लिखते हैं जी जनरल सॉल्यूशन। तो मैं लिखता हूं ये वाला पाई बाई 6 प्लस एन पाई, क्योंकि tan का जनरल पीरियड क्या ऐड करते हैं, एन पाई, यूनियन 5 पाई बाई 6 प्लस एन पाई, और n बिलोंग करता है z को। अब स्टूडेंट यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका सवाल हो सकता है कि सर आंसर हमने 4 निकाले, लेकिन सॉल्यूशन सेट में मैंने कितने लिखे, 2 ही लिखे। अब सॉल्यूशन सेट में अगर मैंने 2 लिखे हैं तो इसका मतलब है कि कोई तो वजह होगी। अब उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। इधर देखिए, इधर आपके पास आ गया जी पहला सॉल्यूशन क्या है, पाई ओवर 6 प्लस एन पाई। तो अगर आप n की वैल्यू यहां पे रखते हैं 0, तो क्या आ जाएगा पाई ओवर 6 प्लस 0, तो यहां से आंसर क्या आ गया, पाई बाई 6। अगर मैं n की वैल्यू रख देता हूं 1, तो क्या आ जाएगा पाई बाई 6 प्लस पाई, तो एलसीएम आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 पाई ओवर 6। तो देखो ये सॉल्यूशन इसी में से हमने जनरेट करवा दिया। सेम सिचुएशन यहां पे है कि आपने लिखा है 5 पाई ओवर 6 प्लस एन पाई, यहां अगर 0 पुट करें तो 5 पाई बाई 6 आता है, 1 पुट करें तो 11 पाई बाई 6 आता है, 2 करेंगे तो नेक्स्ट आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। और ये tan के केस में ऐसा होता है कि आपके एक सॉल्यूशन से आगे जो सॉल्यूशंस हैं वो जनरेट होते हैं, बिकॉज इसके पीरियड की वजह से, क्योंकि tan का पीरियड क्या होता है, पाई, क्योंकि tan का पीरियड क्या होता है, पाई। जो साइन कॉज है उनके होते हैं 2 पाई, यानी कि वो 2 पाई के बाद बेसिकली पीरियड क्या क्या मतलब फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा होता है, लेकिन जो कॉज है इसकी क्या होती है, पाई। ओके, और ये अपने पीरियड की वजह से ऐसा बिहेव करता है, तो इस वजह से हम इसके चारों सॉल्यूशन लिखने के बजाय ये 2 सॉल्यूशंस जो हैं वो लिख देते हैं। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3rd। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारे पास, 9 माइनस 3 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल है 5 के। तो यहां से सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा -3 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल है 5, ये प्लस का माइनस 9 इधर आके माइनस हो गया, तो ये आ गया -3 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू -4। तो यहां से आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू -4 ओवर -3, तो ये आ जाएगा जी कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4 ओवर 3। माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो गए। नेक्स्ट हम स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। तो कोसेकेंट एक्स आ जाएगा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और नीचे आ गया स्क्वायर रूट 3। अब स्टूडेंट यहां से भी हमारे पास वैल्यू जो है वो 2 आ गई है, एक पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की। तो सबसे पहले हम अपना निकालते हैं रेफरेंस एंगल। तो ये हमारे पास, और एक चीज और, अब रेफरेंस एंगल निकालना है तो कोसेकेंट का आपको आइडिया नहीं है, तो कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो फिर ये वैल्यू का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, क्योंकि कोसेकेंट का उलट क्या होता है, साइन होता है।
अब हम निकालते हैं जी अपना रेफरेंस एंगल। हम लिखते हैं रेफरेंस एंगल, जो कि हमारे पास क्या होता है, थीटा। अब हमने देखना है कि जो हमारे पास साइन है वो स्क्वायर रूट 3/2 किस एंगल पे वैल्यू देता है। तो जो साइन है ये बेसिकली 60 डिग्री पे देता है, टेबल आपको आना चाहिए। तो 60 को हम लिखते हैं π/3। ओके, अब चूंकि हमारे पास आंसर थे पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम दोनों के लिए केस डिस्कस करेंगे। हम लिखेंगे जी व्हेन साइन एक्स इक्वल है स्क्वायर रूट 3/2 पॉजिटिव, तो आप लिखोगे कि सिंस साइन एक्स इज पॉजिटिव सो थीटा लाई इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे या सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, क्योंकि साइन की वैल्यू पॉजिटिव हमने ली है। तो फर्स्ट की बात करें तो वहां हम लिखते हैं 0 प्लस थीटा, सेकंड की बात करें तो वहां लिखते हैं पाई माइनस थीटा। तो रेफरेंस एंगल 0 जब इसमें ऐड करेंगे थीटा में, तो यहां से हमारे पास x का आंसर आ जाना है π/3। एक आंसर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू पाई माइनस थीटा की वैल्यू हमारे पास π/3। तो यहां से आप एलसीएम लें 3 तो आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 2 π/3। एक x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। नेक्स्ट अब हम क्या बात करेंगे, जब हमारे पास थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू या साइन एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज थी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हम लिखते हैं व्हेन साइन एक्स इक्वल है माइनस स्क्वायर रूट 3/2। तो अब यहां पे साइन नेगेटिव है तो लिखेंगे सिंस साइन एक्स इज नेगेटिव सो थीटा लाई इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे और फोर्थ की बात करेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा कि x बराबर होता है पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में x इक्वल होता है 2 पाई माइनस थीटा के। तो यहां पे आ जाएगा पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये जो रेफरेंस एंगल आया हुआ है हमारे पास π/3। तो यहां से हम एलसीएम लें तो आ जाएगा 4 π/3। एक x की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। एलसीएम 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 पाई और 1 पाई 4 पाई। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई माइनस π/3। तो यहां से आ जाएगा 5 π/3। अब स्टूडेंट हमारे पास चार आंसर आ गए, 1 2 3 4। ओके, अब इसका लिखते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन हम लिखेंगे तो आ जाएगा, पहली वैल्यू क्या है π/3, तो आ जाएगा π/3 प्लस 2n पाई, क्योंकि साइन है ना तो 2n पाई ऐड करेंगे, यूनियन दूसरी वैल्यू आ जाएगी जी 2 π/3 प्लस n पाई, सॉरी 2n पाई। ओके, फिर नेक्स्ट लिखेंगे यूनियन, यहां जरा स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है। थर्ड वैल्यू है जी 4π/3 प्लस 2n पाई, यूनियन लास्ट वैल्यू है जी 5 π/3 प्लस 2n पाई। तो ये स्टूडेंट हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4, इसका हमने जो है वो सोल्यूशन फाइंड कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट स्टूडेंट आ गया क्वेश्चन नंबर 5, 2 cos स्क्वायर x माइनस 3 cos x प्लस 1। एक तो काम यह है कि यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेंगे तो ये स्क्वायर वाली टर्म है तो यहां से ये a की वैल्यू हो जाएगी, ये x वाली टर्म है तो ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के आप वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर आप इसकी कर लें फैक्टराइजेशन। तो हम करते हैं फैक्टराइजेशन।
तो हम लिखते हैं जी 2 cos स्क्वायर x माइनस इसकी मिड टर्म ब्रेक करें, हम लिखते हैं -2 cos x और माइनस cos x, क्योंकि -2 और -1 दोबारा -3 हो जाएंगे और -2 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करें तो +2 आंसर आ जाता है। ओके, यहां दोनों में से आपने 2 cos x लिया कॉमन, तो यहां से एक cos x बच गया, यहां 1 बच गया, यहां से -1 कॉमन लिया तो आ गया cos x - 1 = 0। एक फैक्टर आ गया 2 cos x - 1 और एक आ गया cos x - 1। तो यहां से या तो 2 cos x - 1 0 होगा और यहां से या तो cos x - 1 क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से हम लिखेंगे जी 2 cos x = 1 और cos x = 1/2, और इसकी जब बात करें तो यहां से आ जाएगा cos x = 1। अब स्टूडेंट हमने देखा कि हमारे पास ना दो टाइप की इक्वेशंस बन रही हैं, दो फैक्टर बन रहे हैं। इसका मतलब है कि यहां से हमारे पास जो सोल्यूशन आएंगे वो भी क्या आएंगे, इसका रेफरेंस एंगल अलहदा से आएगा, इसका रेफरेंस एंगल हमारे पास अलहदा से आ जाएगा। अब जो कॉज है इसका रेफरेंस एंगल हम लिखते हैं रेफरेंस एंगल थीटा। अब जो हमारे पास कॉज है, कॉज की वैल्यू 1/2 किस एंगल पे आती है, 60 डिग्री पे, जिसको हम लिखते हैं π/3। ओके, यहां से हमारी ये दो कहानियां स्टार्ट हो गई, एक इसकी और एक इसकी। ठीक है, अब इसका अगर हम रेफरेंस एंगल निकालें, रेफरेंस एंगल, तो वो हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा, जो कॉज है बेसिकली वो हमारे पास किस एंगल पे जो है वो 1 देता है, 0 पे, 0 डिग्री पे कॉज हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। तो इसका मतलब है कि जो कॉज x है ये बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 डिग्री पे आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास दो रेफरेंस एंगल आ गए, तो यहां पे अगर हम इस रेफरेंस एंगल की पहले बात करें तो कॉस क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहां से हमारे पास जो x की वैल्यू आ जानी है वो आ जानी है 2n पाई प्लस 0, यानी जनरल पीरियड में आपने वो वैल्यू ऐड की तो आपके पास ये x की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 2n पाई, यहां से यही आपकी एक वैल्यू आएगी। अब यहां से आप बात करें अगर, तो कॉज हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, यहां पे हम पॉजिटिव की बात दोनों क्वाड्रेंट में करेंगे। तो कॉज पॉजिटिव है, किस किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये फर्स्ट में और फोर्थ में। तो आप लिखें कि सिंस cos x इज पॉजिटिव सो थीटा लाई इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो होती है हमारे पास 0 प्लस रेफरेंस एंगल, और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो x की वैल्यू होती है 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो यहां से स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू थीटा कितना आया हुआ है, π/3, तो यहां से आंसर आ गया π/3, और यहां क्या आ जाएगा, x इक्वल है 2 पाई माइनस π/3, तो 3 एलसीएम आ गया तो 6 पाई माइनस पाई, तो ये आ जाएगा 5 π/3, एक वैल्यू x की ये आ गई। अब हमने लिखना है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां से तो हम यही लिखेंगे 2n पाई ही, क्यों, क्योंकि हमारे पास रेफरेंस एंगल क्या आ गया था, 0 आ गया था। तो कॉस किस किस पे 0 होता है, 0 डिग्री पे, 2 पाई पे, इसके बाद यानी कि 2 के मल्टीपल जो आ रहे हैं उस पे कॉस क्या हो गया, 0। तो जब हम इसका जो एंगल ही 0 आ गया, तो जब हम इसमें जर्नल हमारे पास जो इसका सोल्यूशन ऐड करते हैं 2n पाई, तो उसमें ये ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 2n पाई ही आ जाता है। अब यहां पे आप अगर 1n को 1 वैल्यू देंगे तो आएगा 2 पाई, तो वहां पे भी कॉस क्या होता है, 1 होता है। फिर उसके बाद अगर आप n को 2 वैल्यू दें तो 4 पाई, वहां पे भी कॉस क्या देगा, 1 देगा। तो इसका मतलब इसी के अंदर ही हमारी सारी वैल्यूज इंक्लूड हो रही हैं।
तो हमने लिख दिया जी, पहला आ गया 2n पाई यूनियन, सेकंड आंसर आया पाई बाई 3, तो आया पाई बाई 3 प्लस 2n पाई यूनियन, तीसरा आ गया 5 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई। तो ये तीनों जो हैं वो हमने इसके सॉल्यूशंस को कंबाइन करके लिख दिया। ये स्टूडेंट था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस किया, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास सॉल्यूशंस हमने निकाले, हमने बात की इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की, और एक इसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करता जाऊं, ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो मैंने पहले भी कहा है कि इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो अब इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हम देखें कि हमारे पास जो साइन 30 है, इसकी वैल्यू होती है 0.5, ऐसे ही है, यानी 1/2। साइन 30 में आप 360 यानी पूरा एक आपका जो सर्कल है वो उसको ऐड करें तो वो आ जाएगा साइन 390, तो वहां पे भी ये आपको आंसर क्या देगा, 0.5 ही देगा। मजीद आप इसमें 360 अगर ऐड करें तो ये आ जाएगा 9 6 15 5 1 750, तो वहां पे भी आपके पास दोबारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.5। यानी कि आप 360 ऐड करते जाएं तो आपके पास जो है वो साइन 0.5 आंसर देता जाएगा। तो इसका मतलब है कि देखो साइन ने ये आंसर जो है डिफरेंट वैल्यूज पे देखो डिफरेंट सॉल्यूशंस दे रहा है इस वैल्यू पे, इट्स मीन इसके इनफाइनाइट जो है वो सॉल्यूशंस होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पर आपको पेपर में पूछा जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में या कहीं वाइवे में। तो ये स्टूडेंट हमारा लेक्चर था आज का, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।